Hello, welcome to the Bodhi Academy. This is the first class of the English series of Bodhi Academy for competitive exams. So, our basic start for competitive exams is how we are going to score or how we are going to fetch the passable or cutoff marks for the English section in any competitive exams. Now, one of the main factors in any of the competitive exams always is language. Now, English is very basic, very easy to understand. हमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है. It's not something that is not known to people. But जब competitive exams की बारी आती है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना चाहिए, क्या आएगा, what all are the things that can come and what all are the things that can go wrong, what are the possibilities of me losing scores on, what are the things I can score higher on. ये सारे सवाल होते हैं जो हर एक इंसान जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखता है उसके सर में जाता है. Competitive exams in general is just to look at your aptitude or how well you fetch in the basics that is required for any career that you go for. यहाँ पे at this point what I would like to introduce is the basics from which we will start any language. किसी भी लैंग्वेज की बेसिक्स ग्रामर से ही शुरू होती है. यहाँ पे इंग्लिश भी हम ग्रामर से शुरू करेंगे, लेकिन द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्लासेस इज टू मेक यू प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. अब ये कभी मत सोचिएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो पढ़ लिए तो वो उसके बाद ख़त्म हो गया. ऐसा नहीं है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी आप पढ़ते हो उन सब चीज़ों का लेटर ऑन इन योर करियर प्रैक्टिकल यूज़ है. वही वजह है कि you have those subjects and those matters in your competitive exams. Now, in the English section, the most basic form is of course grammar. और भी है, जैसे जैसे we go through the classes, we will have a better understanding of the same. तो आज का हमारा basic start होता है from the most basic part of grammar, which is parts of speech. एक sentence देके उस सेंटेंस के बारे में अरे कि उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके समझना एक ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी होता है. एज इन इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक फिल इन द ब्लैंक्स और स्पॉटिंग द एरर और सेंटेंस करेक्शन, you need to know what is the part that is wrong. Until and unless you know the parts of those sentences which can go wrong, which can go right, you will not be able to solve the questions. तो हम सबसे नीचे के तबके से चालू करेंगे, which will help you in better understanding the exercises, the subjects, the syllabus that comes with any competitive exam. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉन्फिडेंस है ऑफ कोर्स, उसके साथ एक कंसिस्टेंट प्रिपरेशन है. आप अगर कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हो विदाउट हेल्प आप खुद से बहुत आगे जा सकते हो. सो एनीवन हु थिंक्स इंग्लिश इज़ द ईजीएस्ट टू स्कोर, ऑफ कोर्स इट इज़, नो डाउट देयर, पर इंग्लिश को बेटर और फास्टर कैसे बनाएं, दैट इज़ द पॉइंट्स दैट वी वुड डिस्कस इन द क्लासेस. अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच. We will go from the very very small parts and we will complete the whole part as much as we can. शुरुआत, सबसे ज़्यादा एक सेंटेंस की ज़रूरत क्या है. एक सेंटेंस शुरू ख़त्म होने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. इट इज़ वेरी सिंपल. एक सेंटेंस को शुरू होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक सब्जेक्ट जिसके बारे में बोला जाता है, जिसकी मेन कॉन्सेप्ट होती है, दैट इज़ अ सेंटर और द मेन एक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. उसके बाद उस एक्टर का किया हुआ एक्शन, वॉट एवर दैट मे बी. एक सेंटेंस इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कुछ कहना होता है, कुछ करना होता है, कुछ बताना होता है. तब दैट पर्टिकुलर चीज़ जो वो बताते हैं, जो वो करते हैं, दैट बिकम्स द एक्शन. द अदर थिंग इज द ऑब्जेक्ट.
ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसकी मदद से या जिसके लिए या जिसकी कारण से ये दो सब्जेक्ट और एक्शन पिक्चर में आए होते हैं. दैट इज योर बेसिक स्ट्रक्चर when it comes to your grammar. Now to look into the more detailed part of it, we will start with the most basics. Basics में subject, object वगैरह किस तरह से आते हैं. We start with the first part of any sentence, the very well known part of any sentence, which is a noun. Noun, in other word, is also बचपन में when we were kids there is a tendency for us to play a game. Indoor game जब खेलते थे या स्कूल में जब खेलते थे, there was this game that very commonly we used to play. अब I don't know whether you play it today, but we definitely played it n number of times and it kind of grounded our grammar curiosity then. First thing would be कि क्या है जो हम करते हैं, that is the game was called name, place, animal and thing. सिंपल सा गेम था. पेपर पेन लिया, शुरू हो गए. The idea for this game was to understand the basics of alphabets, the basics of general knowledge like the places, different countries, different states, different animal names, different things that is available in the world. नाम, अलग अलग नाम होते हैं. To understand those, to understand spellings, that was the idea when we started playing these game when we were young. Abhi, what is the relation with noun? Anything which has a name, which is the name of a place, which is the name of an animal or a thing, that is your noun. भी नाउन में कैसे होता है, जैसे मेरा नाम अभी दिया है, सो दैट बिकम्स अ नाउन, अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो एक इंसान का नाम है. उसी तरह से प्लेस, लेट्स से गोवा इज द नेम ऑफ अ प्लेस, वो भी एक प्रॉपर नाउन हुआ. एक स्पेसिफिक जगह की का नाम है तो इट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन. एनिमल्स हो गए. अभी मेरा फेवरेट क्या है, आई लव डॉल्फिन्स, सो डॉल्फिन इज अ नाउन. डॉल्फिन वो कैटेगरी में जो भी एनिमल्स, जो भी डॉल्फिन्स हैं उन सब के बारे में हम बता रहे हैं. दैट इज डॉल्फिन. थिंग, अ पेन, अ पेंसिल, अ डस्टर, अ कैमरा, अ टीवी, अ स्पीकर, अ एसी, अ फैन, ये सारी चीज़ें थिंग में आती हैं. नॉन लिविंग, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस. सो ये है आपके बेसिक्स ऑफ अ नाउन. नाउन से शुरू होता है, विच इज इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कॉल, जब मैंने लिखा था उसमें सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होता है. दैट इज वेयर द बेसिक्स ऑफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स. वो जो नीचे पिलर लगाया जाता है वो है ये ग्रामर के स्ट्रक्चर्स. एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड अबाउट अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नाउन. एक सेंटेंस में जब तक एक नाउन, एक चीज़ नहीं होती जिसके बारे में बात किया जाता है, वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. नाउ दिस इज योर नाउन. नाउ नेक्स्ट वन दैट वी विल लुक इनटू इज अ हेल्पिंग फॉर्म फॉर नाउन. नाउन को हेल्प करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं. हम सबको मदद की ज़रूरत है, वैसे ही एक नाउन को मदद की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि अभी आई गिव यू अ सेंटेंस, दिया इज टीचिंग अ क्लास. इसके बाद मुझे कंटिन्यूसली ये सेंटेंस बोलना है, कंटिन्यू करना है इसको. जैसे कि अभी मैंने बोला दिया इज टेकिंग इंग्लिश. इसका मतलब ये हुआ कि द सेम नाउन हैज़ टू रिपीट. प्रॉपर नाउन हर एक सेंटेंस में रिपीट होता है. नाउ इसी तरह मैं 3 और सेंटेंस बोल दूं, हर एक में दिया दिया डाल दूंगी, तो इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्ट पोजिशन. तो उसके बदले में क्या किया जाए, समथिंग दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. यहाँ पे आ गया शी.
इंस्टेड ऑफ दिया अगर मैं शी लिख देती हूँ तो दैट बिकम्स अ प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन के लिए सपोर्ट सिस्टम बनता है, जो नाउन की रेपिटेशन को हेल्प करता है, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि हो गया ही, शी, दे, देम, वी, ये सब प्रोनाउन में आता है, जिसमें आपको समझाने के लिए आसानी रहती है। अब एक से ज़्यादा इंसान के बारे में बात करें तो दिया एंड राहुल वेंट टू प्ले अ गेम, एन एग्जाम्पल। Diya and Rahul were playing badminton. Diya and Rahul were playing in a beach. ये सारे में दोनों का नाम लिखने की जगह you can put they. Diya and Rahul went to play badminton. They were playing. Sorry, Diya and Rahul went to play a game. They were playing badminton. They were playing in a beach. तो वो they is replacing those words. तो यहाँ पे importance pronoun का क्यों है? जब प्रोनाउन बोला जाता है तो द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इट इज टू हेल्प द नाउन, इट इज टू प्रोएक्टिवली हेल्प द नाउन, दैट इज अ प्रोनाउन। एक नाउन जितना ज़रूरी है उतना ही एक पैराग्राफ में या एक दो से ज़्यादा सेंटेंसेस में प्रोनाउन की भी आवश्यकता रहती है। दीज आर योर बेसिक स्ट्रक्चर्स, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन से आता ही है प्रोनाउन। There is another thing that comes with noun. उसके बारे में अगली बात करेंगे हम। One thing that comes with noun is pronoun. Another thing that comes with noun is called an adjective. Adjective क्या है? What is an adjective? Adjective is also something that helps a noun. Adjective is also something that is helping a noun. Noun को help करने के लिए है, pronoun को भी वो help करता है। What is the adjective? What do you mean by an adjective? Simply put, जब एक noun के बारे में description बताना हो, that becomes a adjective. Simply put, I'll give you a simple sentence as an example. English is a subject. इसमें English and subject है. Now, if I have to describe English, another word I am forming, I will put it down here so it will be better understanding. English is an easy subject. Same चीज बोली है मैंने. I have added something that is describing this particular subject. That becomes your adjective. जो तुम्हारे सब्जेक्ट को या तुम्हारे नाउन को या फिर तुम्हारे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता हो, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. इट कैन क्वालिफाई बोथ द नाउन एंड द प्रोनाउन. ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ नाउन को ही क्वालिफाई करे, इट कैन ऑल्सो क्वालिफाई अ प्रोनाउन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, I went to a wedding. I went to a wedding. The wedding was big and the bride was beautiful.
She was wearing a pink gown. This is a whole paragraph I'm describing, 4 sentences. एक paragraph नहीं बोल सकते लेकिन 4 sentences I'm describing about a wedding. I went to wedding. यहाँ पे I है और wedding है जो noun में आता है. The wedding was big. तो यहाँ पे ये जो big है it becomes an adjective to the noun which is the wedding. And the bride was beautiful. यहाँ पे bride बनती है proper noun and beautiful becomes the qualificative या qualifier of that particular noun, so becomes an adjective. And she was wearing a pink gown. She is the pronoun here and also the pink gown which comes as an adjective to the same. Now, adjective can also qualify another adjective. What I mean is, ये जो sentence है हर एक noun को qualify करके adjective बताया गया है. लेकिन there are sentences where you can say an adjective with another, qualify an adjective with very much another adjective. वो कैसे होता है? Let's see. I'll give you an example for a sentence. इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है. प्रॉब्लम ये होता है कि कब लेट्स से आई सेड एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स अनदर एडजेक्टिव, तो कंफ्यूजन हो गया. अभी ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं नाउन के लिए या फिर एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव का नाउन है. सो दैट इज व्हाट हैपेंस. टुडे was a very cold morning. I'm giving you a small example. Today was a very cold morning. यहाँ पे morning एक noun है. It is a noun, right? Talking about a time. You're describing it as cold. So that becomes an adjective. Because you're describing the noun, it becomes an adjective. Now, then what is very? What is very? Very किसको describe कर रहा है? Very morning को नहीं describe कर रहा है. Very is not describing morning. That is not correct, right? Very is describing cold. That is an adjective. तो क्या हो गया? ये भी एक adjective ही हुआ. Even if an adjective is used to qualify another adjective, it is also an adjective. An adjective is something that can qualify a noun, a pronoun, or another adjective. This is your definition of adjective. कोई भी adjective खुद अपने एक adjective को भी qualify कर सकता है और एक noun और pronoun को भी qualify कर सकता है. That is your adjective. Now, next thing, जो the same as important as these things are, helps creating a sentence. क्या है वो? A verb. A verb is what? A verb is an action word. Action जो किया जाता है उसको verb बोलते हैं. It's the action word in a sentence. Action word. Like for example, if you say, Diya is teaching. English today. इसमें दिया is a proper noun, English is a proper noun, today is a noun. So this is your action, what I am doing. This becomes your verb.
Majority of the sentence to be complete needs to have a verb. There needs to be an action that you're describing about the subjects. वर्ब का मेन पॉइंट है कि आप क्या किया जा रहा है उसके बारे में बताएं. अभी वर्ब ज़रूरी नहीं है कि वर्ब आप सिर्फ एक वर्ब और एक इससे काम चले. जनरली वर्ब इज वन, बट दैट्स नॉट नेसेसरीली द केस. When I said this example, this is a basic form of it. Diya is teaching English today. English आपका main verb है. English आपका noun है and teaching is your main verb. कोई भी action हो, running, speaking, talking, teaching, sleeping, getting bored, ये सारे एक verb है, एक action है जो हो रहा है. कोई पढ़ रहा है, studying. So when it comes to exams, when it comes time near your exams, आप लोग सबसे ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, उससे पहले आप सब सो रहे होंगे. तो इस दोनों को एक्शन वर्ब ही कहा जाता है. तो वर्ब इज अ वास्ट फेस इन ग्रामर इटसेल्फ. जैसे कि वर्ब इज आइडेंटिफायर ऑफ अ लॉट ऑफ सेंटेंस का फॉर्मेशन. बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक वर्ब एक सेंटेंस के मूड को, उसके एक्शन को, उसके टाइमलाइन को या फिर उसकी सिचुएशन को समझाने के लिए. लेकिन एक वर्ब का जो पूरा फॉर्म है दैट ओनली कम्स व्हेन वी लर्न मोर डिटेल्स अबाउट द वर्ब विच इज टेंसेस, जो आज नहीं होगा, लेकिन वी विल टेक अनदर टेक फॉर द टेंसेस इटसेल्फ. तो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ब. ओके, now this verb is a basic form that you have seen clearly. Now what is another thing that is associated with verb? Something that is associated with verb that becomes an adverb, which like an adjective. यहाँ पे difference क्या है? Adjective noun को support करता है and adverb verb को support करता है. Adverb verb को support करता है and adjective noun को support करता है. The words are doing the same purpose for two different parts of the sentence. यानी कि जो नाउन है उसका काम है कौन है, क्या है, कहाँ है दिखाना. दैट इज क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव. और वर्ब है एक्शन, क्यों किया, क्या किया दिखाना, उसका सपोर्टिव सिस्टम एडवर्ब से है. सो दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, Rahul is a athlete. This is a sentence. Now I am saying he runs very fast. That is the other sentence. अभी यहाँ पे राहुल हो गया proper noun, athlete भी हो गया noun, क्योंकि they are talking about what he does, which is being a sports person. अभी यहाँ पे ये हो गया आपका is, okay, and here he runs very fast. यहाँ पे runs है आपका verb, runs है आपका verb and very fast, fast becomes the adverb. ठीक है, fast आपका adverb है and very is also supporting, तो वो भी एक एडवर्ब हुआ. डू यू अंडरस्टैंड? दैट मीन्स आप जिस तरह से एडजेक्टिव को सपोर्ट करते हो, जो एडजेक्टिव के लिए हमारे रूल्स है, द एग्जैक्ट सिमिलैरिटी गोज फॉर एडवर्ब. ओनली डिफरेंस बीइंग एडजेक्टिव आप नाउन के साथ यूज करते हो और एडवर्ब आप वर्ब्स के साथ यूज करते हो. सिंपली पुट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए होता है एडजेक्टिव और एक्शन के लिए होता है एडवर्ब. That is the most simplest form and this is the base of a sentence. एक sentence बनाने के लिए ये basis होती है. एक subject चाहिए, एक नाम चाहिए, यहाँ पे वो नाम क्या कर रहा है वो चाहिए और क्यों कर रहा है वो चाहिए.
किसके लिए कर रहा है वो चाहिए. So you have a name or the subject, then you have a action and then you have an object. ये तीनों से एक सेंटेंस का बेस स्ट्रक्चर बन जाता है. लेकिन क्या ये सेंटेंस पूरा होता है? Does that alone make a grammatically correct sentence? No, they do not. We need to add some. जैसे एक खाना बना रहे हो, सिर्फ आलू डालने से या सिर्फ पनीर डालने से आपकी करी नहीं बनती. आपको उसमें मसाले ऐड करने पड़ते हैं, जीरा ऐड करना पड़ता है, कोरिएंडर लीव्स ऐड करने पड़ते हैं. तो ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें, दैट्स व्हाट मेक्स द करी और गिव्स इट द फ्लेवर दैट यू रिक्वायर. द सेम वे फॉर अ सब्जेक्ट, एक सेंटेंस के लिए, एक सेंटेंस पूरा करने के लिए थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी हरी मिर्च या फिर थोड़ा धनिया पत्ता, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए. एंड नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न आर दोज थिंग्स दैट हेल्प दीज very prominent words to make their mark in that particular dish called English. Okay. Next is something called conjunction. Conjunction. Conjunction क्या है? Conjunction is something that helps in understanding the sentence or making some sentences connected to each other. Like what we can say is more like a connecting word. Connecting word. जैसे यहाँ पे हमने लिखा है Diya is teaching a class. She is taking English. यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि दिया is teaching a class, ये she छोड़ के मैंने लिखा and is taking English. यहाँ पे she भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है. And she is taking English. वो and क्या हुआ? Something that is helping the words to come together. Okay, I'll give you another example. Diya wanted to watch a movie. अगला सेंटेंस में लिख रही हूं she didn't get the tickets. दो सेंटेंसेस लिखा है मैंने, मुझे इन दोनों को एक सेंटेंस बनाना है, तो मैं क्या करूं? If I have to turn these two sentences into one sentence, how do I do that? Diya wanted to watch a movie. She didn't get the tickets. तो अभी इन दोनों के बीच एक ऐसा वर्ड ऐड करना है जो कॉन्ट्रडिक्शन में हेल्प करे. उसको कुछ चाहिए था और उसको नहीं मिला, तो उसके बीच में क्या वर्ड आएगा? द वर्ड दैट विल कम विल बी बट. बट शी डिड नॉट गेट द टिकट्स. यानी कि दिया wanted to watch a movie but she didn't get the tickets. तो वो बट के आ जाने से एक दो सेंटेंस वाला चीज एक सेंटेंस में बदल गया. Conjunctions are things that help you make that happen. Connecting words को conjunction बोलते हैं. Very simply put, words like or, but, because, and, neither, nor, either, or,
These are some conjunctions, these are some examples of words that help in connecting two or more sentences together. ज़रूरी नहीं है कि एक पूरा पैराग्राफ एक सेंटेंस बन जाए, बिल्कुल नहीं, लेकिन कभी कभी दो सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट होने से वो सेंटेंस बड़ मीनिंगफुल होता है. तो ऐसे सिनेरियो में हम कंजंक्शंस यूज करते हैं टू मेक द सेंटेंस मोर अंडरस्टैंडिंग, सिंपलर एंड मोर ईजी फॉर द अदर पर्सन टू फॉलो थ्रू. इंग्लिश लैंग्वेज में आप किसी भी तरह से उसको घुमाओ वो घूम जाता है, लेकिन समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड व्हाट यू आर सेइंग, दिस सेंटेंस हैज़ टू बी कोहेरेंट. और उसके लिए इज व्हाट दीज ग्रामेटिकल फॉर्म्स, ये मिर्च मसाले जो मैंने जैसे बोले, वो उसके लिए ज़रूरी होते हैं. ओके, नाउ एक और है ऐसा मिर्च मसाला जिसको भी मैं यहाँ से निकाल रही हूँ एंड आई विल राइट इट हियर. The another masala you can say in a sentence would be something called preposition. Preposition is also like conjunction, something that helps in understanding the sentence or making the sentence more grammatically simpler. That is what is a preposition. It is, another word for preposition will be relating words. मतलब वर्ड्स जो सब्जेक्ट या फिर उस पर्टिकुलर सेंटेंस को कनेक्ट कर सके. ओके, जैसे कि आई वुड से फॉर एग्जाम्पल, Ali has gone for a walk. ठीक है, this is a simple sentence. Now I am giving you an extra sentence which says, I saw her walking under a tree. यहाँ पे Ali has gone for a walk. This is a perfectly simple sentence जिसमें दो क्या बोलते हैं, nouns है and verb है. None of the sentence what I have done is she is walking, that is a verb, okay, and this is another noun. पर इस नाउन का इस वॉकिंग से क्या कनेक्शन दिया मैंने, दैट इज अंडर. आई एम डिस्क्राइबिंग वेयर शी इज वॉकिंग, पोजिशन दिखा रही हूँ उसका. प्रीपोजिशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पोजिशन ऑफ द नाउन. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट कम्स बिफोर अ नाउन टू डिस्क्राइब द पोजिशन. जैसे अंडर हो गया, अंडर इज अ प्रीपोजिशन and it helps in understanding where she is walking. That is a relating word, जिससे समझ में आता है कि कहाँ कैसे हुआ वो चीज़. And most often than not, a preposition always comes before a noun. It can also come after a noun, but most of the time sentence coherence dictates that preposition comes before a noun. That is your basic structure. Conjunction और preposition दो ऐसी चीज़ें हैं that helps in better refining a sentence. एक sentence को simple बनाने की जगह थोड़ा detailed बनाना है, थोड़ा और clear बनाना है, तो हम क्या करते हैं? That is the point. Now Ali has gone for a walk. वो तो चलने गई है, बस इतना ही बोला. चलने कहाँ गई है, वहाँ से कब तक आएगी? These kind of questions come when you're reading a book, for example. हम लोग वो बुक के साथ इमेजिन करते हैं कि क्या हो रहा है. For that imagination, the details has to be there.
So when I say she's walking under a tree, you can imagine a tree, you can imagine her walking under it. That is your idea of description or adding these kind of grammatical prepositions and conjunctions into a sentence. Okay, now going to the next one. Articles. Articles are, probably simply put, helps define a noun. एक noun को डिफाइन करता है कि वो नाउन क्या है, वो नाउन प्लूरल है, सिंगुलर है, या वो नाउन स्पेसिफिक है, उसके लिए हम आर्टिकल्स यूज करते हैं. देयर आर 3 मेन आर्टिकल्स which is a, an and the. A, an and the. A book, the hotel. एक चीज को स्पेसिफाई करना होता है. अगर आई लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग द होटल, मतलब मैं एक पर्टिकुलर होटल के बारे में बता रही हूँ, एक स्पेसिफिक होटल को सिंगल आउट करके बता रही हूँ, उस पर्टिकुलर होटल के इंसिडेंट्स को बता रही हूँ. उसी जगह मैंने लिखा अ होटल, तो कोई भी एक होटल, उसमें मैं स्पेसिफिकेशन नहीं दे रही, कोई एक होटल ले लो, दैट इज ऑल. इट इज इंजीनियस टू एवरी होटल. किसी भी एक होटल में जाओगे वही मिलेगा. द होटल मतलब एक स्पेसिफिक होटल के लिए स्पेसिफिकेशन जाता है, दैट इज एन आर्टिकल. एंड यू नो एन इज यूज्ड विथ वाल साउंड्स. So this is the difference between the, and the is also used for the hotels that are in that street. Even plural forms के सामने जो article आता है, that is the. Now if the noun is singular and you are using the, that means that the is for specification of a particular thing. That is the difference between the with a plural and the with a singular. These are basics. अभी ये a, an and the के बगैर एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, ऐसा नहीं है, लेकिन वो देने से it gives you a very clear idea as to what or how many are you talking about. Countable nouns और uncountable nouns में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है. So that is the reason why these basic structures are very important. Okay. Now, next one that we would go for is interjunction. Interjunction. What is an interjunction? Simply put, अगर आपको किसी चीज़ से हैरानी या खुशी या सरप्राइज मिलता हो, उसके लिए आप रिटन फॉर्म में उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसे इंटरजंक्शन कहते हैं. एनीथिंग और एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड इज एन इंटरजंक्शन. जैसे कि इन नॉर्मल कोड्स वी से वाव. एक वाव के सामने एक्सक्लेमेशन आता है. व्हेन देयर इज अ वर्ड दैट इज फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन, दैट पर्टिकुलर वर्ड इज जनरली एन इंटरजंक्शन वर्ड. एक्सक्लेमेशन क्या दिखाता है? सिंबल्स लाइक एक्सक्लेमेशन, कमा एंड फुल स्टॉप्स शो समथिंग, डिसाइड समथिंग फॉर अ सेंटेंस. अगर एक फुल स्टॉप डाल दिया, उसका मतलब वो सेंटेंस खत्म हो रहा है. You are going to start a new sentence, maybe in a different or the following topic. Another thing is comma. क्यों comma use किया जाता है? comma तब use किया जाता है जब there is a pause in that sentence. Sentence continue हो रहा है लेकिन there is a pause there. वहाँ पे comma use होता है. उसी तरह exclamations. Where are exclamation used? Exclamations are used in places where there is a strong surprise, strong push, or a very
punchy emotion involved. जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा खुश हो गया, कोई बहुत ज़्यादा चौंक गया किसी चीज़ से. Those kind of expressions to be expressed in the correct form in a sentence, in a written form or in a formal attire, we use exclamation marks and words with interjunction. वाव के सामने जब exclamation mark आता है तो we don't just use it like wow, क्या हुआ? There is a punch to it. Wow, ये क्या हो गया? What happened? So there is a surprise tone to it. The exclamation sets the tone of that particular sentence also. These are your basics. These are your basic structures जिससे कि तुम्हें help मिलता है ये समझने के लिए कि क्या है grammar. Okay, now if I give you a whole sentence which will help you, I am giving you a whole sentence which is going to help you the bifurcation of grammar in that particular sentence. Okay, just give me a minute, let me just clear this out. Is it clear? Can you see the whole sentence? You can't see the whole sentence. Just let me just. Now, this is your sentence. Now, if I break this sentence in a grammatical point of view, कैसे करेंगे? Especially, let me read it out for you. Wow, a quick brown fox suddenly jumps over the lazy dog and it's very happy. Okay, so now what is the first one? This is a interjunction. Okay, because it's followed by an exclamation mark, it becomes an interjunction. A quick fox. क्या हुआ वहां पे? Article goes without saying. Quick brown fox. Fox क्या है? Fox एक noun है. ठीक है? Quick brown क्या हुआ? Quick and brown becomes adjectives as they, brown and quick, are describing the fox. It's describing completely the fox. So ये दोनों ही adjective हुए.
suddenly jumps, suddenly or jumps. अभी jumps क्या हुआ? It's an action, so it becomes a verb. Now what is suddenly? Suddenly एक word है जो एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, कि बोल रहा है कैसे वो एक्शन हुआ, अचानक हुआ, तो उसको हम एडवर्ब कहेंगे, बिकॉज इट इज गिविंग डिस्क्रिप्शन टू द वर्ब. ठीक है. ओवर द लेजी डॉग. ठीक है. ओवर क्या हुआ? ओवर क्या है? कैसे जम मारा बता रहा है. कैसे का क्या पोजिशन है? That is showing a position. So this becomes a preposition. Okay. Preposition के बाद the lazy dog. Again, the is a article. Dog is a noun. तो dog को describe करने वाली चीज हुई adjective. So you've got 2 nouns and 3 adjectives in till now. Okay, we are still counting. So let's go ahead with the count. Next, and. And क्या है? And is joining this particular part with this sentence. तो and हुआ conjunction. A linking word that is helping them to understand what is going on. ठीक है? And it is, and it's very happy. It means it is. तो ये हुआ. it का क्या मतलब है? it is a replacement for the fox. fox लिखने की जगह it लिखा है, तो that becomes a pronoun. अभी ये क्या है? happy. what is happy? happy noun है या verb है? anyone can tell me what happy is? Happy is describing the emotion of the fox. It's not an action, it's an emotion. So it becomes a adjective. And very is describing that adjective, so it becomes another one. So you understand how you break a sentence in a grammatical scale. This is a long sentence, not very long but reasonably so, with detailed description. यानी कि अगर ये पढ़ो, wow, a quick brown fox, यानी कि if I had given a fox jumps over the dog, तो that also becomes a sentence but not as detailed. Now अभी ये जो sentence लिखा है मैंने, it is very detailed. A quick brown fox, यानी कि quick brown, you have given an image of a brown looking fox. जैसे कार्टून में आता है, एक स्ट्रक्चर बन गया, ब्राउन कलर बन गया, बहुत फास्ट दौड़ने वाला बन गया, so that becomes a fox. Suddenly jumps. पहले खाली जंप बोलने से मैं थोड़ी देर पे खड़ा होके भी फॉक्स जंप कर सकता है, उसकी जगह what they describe is suddenly jumping, मतलब जल्दी से जंप करना. तो that describes the jump. तो थोड़ा और पुश दे दिया जंप को. ओवर, ऊपर से वाली चीज जो डिस्क्राइब होनी चाहिए उसको करने के लिए ओवर यूज किया जाता है. ओवर द लेजी डॉग. द लेजी डॉग क्या हुआ? डॉग इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वो एक एनिमल है, लेकिन जब लेसी आ गया तो आप बता रहे हो कि वो कुत्ता कैसा है. हाउ दैट डॉग बिहेव्स in normal circumstances is what you describe with lazy. तो वहाँ पे description आ गया. and it's very happy. ये it's very happy ना भी बोलते तो वो sentence correct होता, लेकिन वो it's very happy की वजह से हमें समझ में आया कि उस fox को जंप मार के बहुत खुशी मिली, वो बहुत खुश हो गया. So this is how a sentence has a breakup. To understand, to give better understanding to the matter, this is a breakdown of the grammar. Now there is a lot of different concepts that we understand or we go through in a sentence as in the grammar point of view. अभी grammar क्यों बताया जाता है? Don't think of grammar as a very basic concept.
हर एक एक्सरसाइज में स्पेशली ग्रामर रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ग्रामर only and only then you will be able to answer it better. So this is for helping you understand that concepts, helping you understand कि कैसे ये सारी चीज़ें समझा एक सेंटेंस में आती है और उसे कंप्लीट करती है. अभी कभी एक करेक्शन का हुआ, you have to find out a word which is not correct there, you have to find out a grammatical mistake in a sentence. तब तक वो नहीं कर पाओगे जब तक you don't know the basics of grammar. So this is the very base of it. We will learn whatever required to understand your competitive exams and how to crack it better in the days coming forward. So please stay tuned. This is all for today. Please don't forget to like, share and subscribe. It's me signing off. See you later.